मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन पुस्तक का 6th चैप्टर संयुक्त राज्य अमेरिका सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हमने अपनी पूर्व के वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। 1787 के जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था उसमें निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 1789 तक आते आते अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू कर दिया गया। 4 चरणों में अमेरिकी संविधान का विकास हुआ था। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी संविधान के स्रोत। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, अमेरिकी संविधान का निर्माण जो है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो कि 1787 में आयोजित किया गया था इसके अंतर्गत हुआ था। लेकिन अगर हम यह सोचें कि अमेरिकी शासन व्यवस्था का संचालन के लिए एकमात्र प्रलेख का आधार फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित संविधान है तो यह गलत है, क्योंकि अमेरिका का संविधान विकास का परिणाम रहा है और जहां अमेरिकी संघ में 13 उपनिवेश थे जिन्होंने कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और तत्पश्चात वो राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे और उसके बाद से लेकर अब तक आते आते इन राज्यों की संख्या जो है वो 50 हो चुकी है। तो निश्चित रूप से अमेरिकी संविधान जो है, संविधान के जो स्रोत हैं वो केवल फिलाडेल्फिया सम्मेलन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कतिपय स्रोत कहे जा सकते हैं। हम यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं स्रोतों के बारे में। उसमें सबसे पहला फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान, जैसा कि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अपने पूर्व के वीडियो में भी हमने देखा और आज भी हमने जब स्टार्टिंग की इस वीडियो की तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से 1787 में 13 जो उपनिवेश थे अमेरिका के वो एक जगह एकत्र हुए, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में अमेरिका के लिए एक संविधान का ढांचा जो है वो तैयार किया गया। हालांकि आज भी मूल ढांचा वही है, लेकिन बहुत अधिक विकास हो चुका है। बहुत सारे संवैधानिक संशोधन, न्यायिक निर्णय और व्यवस्थापन के द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए उनके माध्यम से अमेरिकी संविधान में काफ़ी कुछ नया आ चुका है। दूसरा हम देख रहे हैं संवैधानिक संशोधन। यूँ तो अमेरिका के संविधान को बने हुए बहुत लंबा समय हो चुका है और अब तक अमेरिका में 27 संवैधानिक संशोधन भी हो चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जैसे कि पहले 10 जो संशोधन हुए वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेकर किए गए थे। मूल जो संविधान बनाया गया, जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान माना जाता है। मात्र 7 अनुच्छेद हैं और ऐसे में सभी चीज़ों का समावेश जो है वो मूल संविधान में नहीं किया जा सका और इसीलिए जब पहले 10 संशोधन किए गए तो उसमें मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र को शामिल किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 13, 14 और 15 भी गृह युद्ध जनित संशोधन से जुड़े हुए हैं। 17वां जो संशोधन है वो सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को स्वीकार किया गया है। 19वें संविधान संशोधन द्वारा स्त्रियों के विरुद्ध मताधिकार को लेकर जो भेदभाव था उसका अंत किया गया है और 26वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये जो संशोधन हुए हैं 27, ये सभी संशोधन अमेरिकी संविधान के स्रोत कहे जा सकते हैं। तीसरा जो स्रोत है वो है व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम। 1789 में जो संविधान लागू किया गया था उसमें मूल ढांचा जो था उसकी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने जब ये बात उठी कि बहुत कम बातों का समावेश मूल संविधान में किया गया है तो इसके विस्तार का जो कार्यभार था वो व्यवस्था की
व्यवस्थापिका के ऊपर छोड़ दिया था और व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिनके आधार पर सरकार के विभिन्न अंगों के गठन, कार्यों और कार्य करने की पद्धति को निर्धारित किया गया था। इसी तरह संविधान में राष्ट्रपति की कैबिनेट के संबंध में कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, केवल कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न कार्यपालिका विभागों के गठन और कार्य का निर्धारण जो है वो अधिनियमों के आधार पर किया गया। बजट और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कांग्रेस ने ही निर्धारित की। इसके अलावा आता है कार्यपालिका के द्वारा विकास। अमेरिका में हमने जैसा कि पढ़ा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से व्यवस्थापन या कांग्रेस के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए उनके माध्यम से अमेरिकी संविधान में विकास हुआ। इसी तरीके से कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पद ने भी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। जैसा कि लिंकन, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने संविधान के ऊपर एक स्पष्ट छाप छोड़ी थी और वो छाप छोड़ी थी जो कि संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई थी। इन राष्ट्रपतियों ने कार्यपालिका शक्तियों का प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करके व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों के ऊपर राष्ट्रपति पद के नेतृत्व को स्थापित किया था। इसी तरह संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल या कैबिनेट का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रथम राष्ट्रपति जो वाशिंगटन थे उन्होंने मंत्रिमंडल की रचना की और उससे वे परामर्श लेने लगे और तब से मंत्रिमंडल को प्रशासन का आवश्यक अंग मान लिया गया। इसी तरीके से युद्ध की घोषणा की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं थी, लेकिन विल्सन और रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस से इस अधिकार को भी राष्ट्रपति के अधिकार में शामिल कर लिया। तो इस तरीके से अमेरिका में जो राष्ट्रपति कहते हैं संविधान उसी प्रकार से दिखाई देता है, इस विचार को स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह से अगला पॉइंट है न्यायिक व्याख्याएं। अमेरिका के संविधान के विकास में न्यायिक जो व्याख्याएं हैं उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कांग्रेस या जो व्यवस्थापिका है राज्यों की, उनके द्वारा जो पारित कानून होते थे उनकी जांच का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस आधार पर चुनौती दी जाती रही कि यदि वह कानून संविधान के प्रतिकूल है तो उस पर निर्णय देने से पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या की जाएगी और अगर वह उचित नहीं है तो उसे अवैध भी घोषित किया जा सकता है। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करने के संदर्भ में निहित शक्तियों का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया, जिसने कि संघीय कांग्रेस को शक्तिशाली बनाया और यह सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 100 निर्णयों में वाणिज्य से संबंधित धारा की व्याख्या की। इनके परिणाम स्वरूप रेल, तार, टेलीफोन, हवाई, जलीय यातायात, ये सब जो हैं वो कांग्रेस के विधायी क्षेत्राधिकार में शामिल कर दिए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो न्यायिक व्याख्याएं की उसने भी अमेरिका के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला स्रोत है परंपराएं। अमेरिकी संविधान में हालांकि परंपराओं का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में है, जहां पर हर चीज़, चूँकि रूढ़िवादी लोग हैं ब्रिटेन के और इसलिए वहां पर हर चीज़ परंपराओं के आधार पर संपादित होती है, लेकिन अमेरिका में वो स्थान नहीं होने के बाद भी यह स्वीकार करना होगा कि परंपराओं को किसी न किसी रूप में संविधान में स्थान प्राप्त हुआ है। और इसका प्रमुख उदाहरण हम देख सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को लेकर। परंपराओं के कारण राष्ट्रपति को न केवल प्रमुख कार्यपालिका वरन राजनीतिक दल का सामान्य राजनीतिक नेता भी समझा जाता है। राष्ट्रपति की कैबिनेट भी पूर्णतया परंपराओं का परिणाम है। इसी तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न केवल अलग अलग राज्यों से वरन देश के अलग अलग क्षेत्रों से होंगे, यह भी निर्धारण जो है वो परंपराओं के आधार पर किया गया। इसी तरीके से प्रतिनिधि सभा के सदस्य का उस राज्य का निवासी होना जरूरी होता है जिससे कि वह चुना गया है।
इसके अलावा परंपराओं के अनुसार उसे उस जिले का भी निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ता है। सीनेट की जो शिष्टता का सिद्धांत है वो भी परंपराओं का परिणाम कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो 13 उपनिवेशों ने मिलकर अमेरिका के लिए एक संविधान के निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया था, वो निरंतर वृद्धि करता रहा, निरंतर विकास करता रहा और आज वो एक नवीन रूप में, प्रगतिशील रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। अभी हमने पढ़ा अमेरिका के संविधान के स्रोत। अब हम देखेंगे अमेरिकी संविधान के संघात्मक लक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की एक विशेषता कि वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। 13 फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो 13 पृथक पृथक उपनिवेश थे उन्होंने मिलकर एक संघ बनाया और इसके माध्यम से समस्त कार्य जो थे वो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। पूर्व में जो 13 उपनिवेश थे अमेरिकी संघ में, आज उनकी संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। अमेरिकी व्यवस्था में जो संघात्मक लक्षण है उसमें पहला आता है संप्रभुता का दोहरा प्रयोग। जैसा कि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाजित होती है, किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति किनके माध्यम से होती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से होती है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति का भी दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि हम स्पष्ट रूप से अमेरिकी शासन व्यवस्था में देख सकते हैं। दूसरा लक्षण है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन के अंतर्गत संविधान जो है वो केंद्र सरकार और इकाई की सरकारों के बीच शक्ति का पूर्णतः बंटवारा करता है। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 1 जो है उसकी 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और इकाई की सरकारों के बीच में पूर्ण रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार को जो शक्तियां सौंपी गई हैं वो 8वीं उपधारा के अंतर्गत है, जिसमें कर लगाने, एकत्र करने, विदेशों के साथ संबंध बनाने, अमेरिका की साख पर ऋण लेने, विदेशों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने, मुद्रा का निर्माण करने, नकली मुद्रा बनाने, नोट छापने के दंड विधान की व्यवस्था करने, डाक और तार का प्रबंध करने, विज्ञापन उपयोगी कलाओं को उन्नत करने, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालयों का गठन करने, युद्ध की घोषणा, सेना की स्थापना, जल सेना की स्थापना, स्थल जल के सेना के नियम बनाने, अमेरिका के कानूनों को लागू करने, विद्रोहियों को दबाने, शस्त्रीकरण अनुशासन के नियम बनाने, संघीय जिले का निर्माण करने, इस प्रकार की शक्तियों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 1 के 8वीं उपधारा के अंतर्गत किया गया है। इसी तरह राज्यों को भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं और वो शक्तियाँ राज्यों को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो है स्थानीय कर लगाने की शक्ति, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित करने की, राज्य की साख पर ऋण लेने की, शिक्षा का संचालन, अनुदान, दान, सड़कें, यातायात, लोगों के स्वास्थ्य, संपत्ति, फौजदारी कानूनों के निर्माण, इन सब कार्यों के लिए राज्यों को पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न बना दिया गया। तो इस प्रकार से अमेरिका में शक्तियों को अनुच्छेद 1 के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों में बांट दिया गया है। तीसरा जो संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार, इकाइयों की सरकारें और सरकार के विभिन्न अंग जो हैं वो संविधान के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, चूँकि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था उसमें किए गए संशोधनों सहित अमेरिका का सर्वोच्च कानून जो है उसमें राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, संघ की इकाइयाँ सबको
संविधान के अधीन माना गया है और कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगली विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार का कोई भी अंग संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। अगली विशेषता है, अगला लक्षण जिसे हम कहेंगे दोहरी नागरिकता, जो कि संघात्मक का एक सामान्य तत्व माना गया है। इसका तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्र सरकार और राज्य दोनों का नागरिक होगा। इस प्रकार से अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। एक नागरिकता उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राप्त होती है और दूसरी जिस राज्य का वह नागरिक होता है, जहां वह निवास करता है, उसकी नागरिकता उसे मिलती है। जैसे कि न्यूयॉर्क में रहने वाला कोई नागरिक जो है वो न्यूयॉर्क का नागरिक होगा और इसके साथ साथ वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होगा। तो इस प्रकार से अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भले ही संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के इस लक्षण दोहरी नागरिकता को भारत में स्वीकार नहीं किया गया है। एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर एकल नागरिकता को स्वीकार किया है। चलिए हम वापस से आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संघात्मक लक्षणों पर। इसमें अगला हम पढ़ेंगे संघात्मक व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। यह भी गौण मुख्य लक्षण नहीं है, इसे भी गौण लक्षण की श्रेणी में रखा गया है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है उसमें प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं, जैसा कि अमेरिका ने किया है। प्रथम सदन जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है उसमें जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन किया जाता है और दूसरा सदन जिसे कि द्वितीय सदन, सीनेट सदन कहा जाता है, इसमें छोटी बड़ी चाहे कोई सी भी इकाई हो उसमें समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी जैसे कि प्रारंभ में 13 उपनिवेश थे तो 26 सीनेटर आते थे और आज संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तो भले ही जनसंख्या के हिसाब से कोई राज्य छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक राज्य से केवल 2 सीनेटर चुने जाते हैं और इस प्रकार से वर्तमान में कुल सीनेटरों की संख्या जो है वो 100 है। अगला और अंतिम संघात्मक व्यवस्था का लक्षण राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय। संघ राज्य का ये एक सिद्धांत माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए और जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 जो है वो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जा सकेगा और न ही 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर किसी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना है या किसी नए राज्य का गठन करना है तो पहले उस राज्य की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। अमेरिका में संघीय संविधान लागू होने संघीय संविधान है, लेकिन इसके साथ साथ राज्यों के अपने अलग अलग संविधान भी हैं। केवल शर्त यह है कि वो जो संविधान राज्य बनाएंगे वो संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अमेरिका में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति की, जैसे भारत में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उस प्रकार से नहीं होती है, बल्कि ये जो गवर्नर होते हैं वो नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं और इन गवर्नर को राष्ट्रपति पदच्युत भी नहीं कर सकता है, केवल महाभियोग के आधार पर ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो उपर्युक्त जो हमने संघात्मक व्यवस्था के लक्षण देखे उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान के द्वारा केवल एक संघ राज्य नहीं बल्कि एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है।